हेलो स्टूडेंट्स ऑफ बीकॉम फर्स्ट ईयर बिजनेस एनवायरनमेंट में आज हमारा टॉपिक है इफ़ेक्ट ऑफ रीजनल एंड सेक्टोरल इम्बैलेंसेस, क्षेत्रीय एवं खंडीय असंतुलनों का प्रभाव। इसमें सुनिए, क्षेत्रीय एवं खंडीय असंतुलनों के आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक प्रभाव अच्छे नहीं होते, जैसे कि निम्नलिखित विवरण से स्पष्ट हो जाएगा। नंबर फर्स्ट है इकोनॉमिक इफ़ेक्ट्स, यानी कि आर्थिक प्रभाव। इसमें सुनिए, क्षेत्रीय व खंडीय असंतुलन के प्रमुख आर्थिक प्रभाव निम्नलिखित हैं। नंबर फर्स्ट है रिसोर्सेज आर नॉट फुल हार्नेस्ड, यानी साधनों का अपूर्ण उपयोग है। क्षेत्रीय असंतुलनों के कारण देश के संपूर्ण साधनों का प्रयोग संभव नहीं हो पाता। क्षेत्रीय असंतुलनों की अटल स्थिति विकास के एक अकुशल तरीके का प्रतिनिधित्व करती है। नंबर सेकंड, इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी में वृद्धि। क्षेत्रीय असंतुलन कुछ क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में वृद्धि कर देता है, जबकि अन्य क्षेत्रों में बेरोजगारी व्याप्त रहती है और उसमें वृद्धि होती है। नंबर 3 आता है अनफेयर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, साधनों का अनुचित उपयोग। प्रत्येक देश के प्राकृतिक साधन सीमित होते हैं, अतः उनका उपयोग अत्यंत मितव्ययिता से किया जाना चाहिए ताकि भविष्य के लिए उनका संरक्षण किया जा सके। उद्योगों का क्षेत्रीय असंतुलन इस उद्देश्य की पूर्ति में बाधक होता है। यदि कुल क्षेत्रों का अधिक विकास होता है तो इसमें साधनों का अपव्यय भी होगा। नंबर 4 आता है वेरिएशन इन लिविंग स्टैंडर्ड, जीवन क्षेत्र में भिन्नता। क्षेत्रीय असंतुलन से विभिन्न क्षेत्र के लोगों के जीवन स्तर में भारी अंतर आ जाता है। विकसित क्षेत्रों में आय का उच्च स्तर होने से जीवन स्तर भी उच्च होता है, जबकि पिछड़े क्षेत्रों में आय का स्तर निम्न होता है, अतः वहाँ का जीवन स्तर भी निम्न होता है। इससे लोगों में असंतोष की भावना बढ़ती है। नंबर 5 आता है लॉपसाइडेड डेवलपमेंट ऑफ लेबर, श्रम शक्ति का एकांगी होना। असंतुलित विकास श्रम शक्ति को पंगु बना देते हैं। क्षेत्र विशेष में कुछ उद्योगों के विकास के कारण श्रम शक्ति भी उसी उद्योग विशेष के लिए कुशल होती है। नंबर 6 आता है इसमें अदर इकोनॉमिक इफेक्ट्स, अन्य आर्थिक प्रभाव। अन्य आर्थिक प्रभाव निम्न हैं। नंबर 1 है क्षेत्रीय एवं खंडीय असंतुलन में अर्थव्यवस्था का एकांगी विकास ही हो पाता है। क्षेत्र विशेष के विकसित होने एवं दूसरे क्षेत्र के अविकसित रहने से श्रम की गतिशीलता में कमी आती है। नंबर 2 आता है सोशल इफेक्ट्स, यानी सामाजिक प्रभाव। क्षेत्रीय असंतुलन के निम्नलिखित सामाजिक प्रभाव हैं। इसमें नंबर 1 है इंक्रीज इन इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी, यानी कि आय एवं संपत्ति की असमानताओं में वृद्धि। क्षेत्रीय असंतुलनों के कारण गांवों व शहरों के बीच आय एवं संपत्ति की असमानताओं में निरंतर वृद्धि होती रहती है। नंबर 2 आता है एनकरेजमेंट ऑफ अनसोशल एक्टिविटी, असामाजिक कृत्यों को बढ़ावा। क्षेत्रीय असंतुलनों के कारण एक ही क्षेत्र अथवा कुछ क्षेत्रों की ओर श्रमिकों का प्रवास बढ़ जाता है, जिसके कारण अनेक समस्याएं जैसे भीड़ भाड़ की समस्या, आवास व्यवस्था की कमी, बिजली एवं जलपूर्ति की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। सभी व्यक्तियों को रोजगार न मिलने के कारण असामाजिक कृत्यों को बढ़ावा मिलता है, साथ ही मानव शक्ति का यथोचित विकास भी नहीं हो पाता है। नंबर 3 आता है इंक्रीज इन सोशल कॉस्ट, यानी कि सामाजिक लागतों में वृद्धि। क्षेत्रीय असंतुलन के परिणाम स्वरूप किसी क्षेत्र विशेष में अत्यधिक औद्योगिकरण होने पर वहाँ प्रदूषण आदि के कारण श्रमिकों में व्याप्त रोगों के उपचार के लिए अस्पताल, स्वास्थ्य सदन आदि की अतिरिक्त लागत वहन करनी पड़ती है। नंबर 3 आता है
पॉलिटिकल इफेक्ट्स, राजनीतिक प्रभाव। क्षेत्रीय संतुलन के निम्नलिखित राजनीतिक प्रभाव हैं। नंबर फर्स्ट रहता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, राजनीतिक अस्थिरता। विभिन्न क्षेत्रों में व्याप्त अत्यधिक असमानताएं राजनीतिक अस्थिरता को बढ़ाती हैं। भारत में पंजाब व जम्मू कश्मीर में उग्रवादी आंदोलन के लिए क्षेत्रीय असंतुलन भी उत्तरदायी है। नंबर सेकंड एनकरेजमेंट टू रीजनलाइजेशन, यानी क्षेत्रवाद को बढ़ावा। जब अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों का अधिक विकास एवं कुछ क्षेत्रों का कम विकास होता है तो उससे क्षेत्रवाद की भावना पनपती है। नंबर थर्ड आता है एडवर्स इफेक्ट्स ऑन डिफेंस, यानी सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव। क्षेत्रीय व खंडीय असंतुलन सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है एवं क्षेत्रों में उद्योगों आदि का विकास होने पर वह लड़ाई के समय शत्रु देश आसानी से हवाई हमला कर सकता है। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तीनों ही दृष्टिकोण से क्षेत्रीय संतुलन देश के लिए अहितकर है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि संतुलित क्षेत्रीय विकास पर जोर दिया जाए तो उद्योगों के केंद्रीकरण के साथ साथ समाज को अन्य बहुत से लाभ भी प्रदान करता है। अब आता है मेजर एडॉप्टेड फॉर रीजनल बैलेंस्ड डेवलपमेंट, यानी कि क्षेत्रीय विकास संतुलित विकास के लिए किए गए उपाय। इसमें सुनिए, इसमें नंबर 1 है रिसोर्स ट्रांसफ़र, यानी कि पिछड़ापन और संसाधन हस्तांतरण। भारत में वित्त आयोग में केंद्र से राज्यों को संसाधन हस्तांतरित करने के लिए राज्य के पिछड़ेपन को एक कसौटी के रूप में उपयोग करते हैं। पिछड़े राज्यों को कुल योजना व्यय में से अधिक केंद्रीय सहायता दी जाती है। पिछड़े राज्यों का योजना परिवहन में और केंद्रीय सहायता 5वीं योजना तक लगातार बढ़ती गई है। नंबर 2 आता है स्पेशल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम। केंद्र सरकार द्वारा पहाड़ी इलाकों, जनजातीय क्षेत्रों और सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए विशेष योजनाएं बनाई गई हैं। इसके अतिरिक्त छोटे किसानों और कृषि श्रमिकों जैसे विशेष वर्गों की उन्नति के लिए ग्राम विकास कार्यक्रम में विशेष योजनाएं बनाई गई हैं जो कि पिछड़े क्षेत्रों में स्थित हैं। समय के साथ साथ विशेष लक्षित समूह के लिए बनाई गई हैं। ये विशेष योजनाएं ब्लॉक स्तर आयोजन के कार्यक्रम का अंग बन जाती है, जिसके अधीन समन्वित ग्राम विकास और पूर्ण रोजगार लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। नंबर 3 आता है इंसेंटिव्स टू प्रमोट इन्वेस्टमेंट इन बैकवर्ड एरियाज़, पिछड़े क्षेत्रों में निवेश प्रोन्नत करने के लिए प्रोत्साहन। औद्योगिक पिछड़ेपन और पिछड़े क्षेत्रों में निजी निवेश को प्रोन्नत करने के लिए कई प्रकार के प्रोत्साहन दिए गए हैं। ये प्रोत्साहन भारत सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, वित्तीय निगमों एवं संस्थाओं द्वारा दिए जा रहे हैं, जैसा कि निम्न प्रकार है। नंबर ए है बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत सरकार द्वारा क्षेत्रीय संतुलित विकास के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए कार्यों का अध्ययन हम निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ लाइसेंसिंग सिस्टम, लाइसेंसिंग प्रणाली का प्रारंभ। सन 1951 में 1951 में औद्योगिक विकास एवं नियमन अधिनियम पास किया गया, जिसका उद्देश्य औद्योगिक केंद्रीकरण वाले क्षेत्रों में कई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना पर रोक लगाना था। नंबर सेकंड आता है इंडस्ट्रियल स्टेट्स, यानी औद्योगिक बस्तियाँ। भारत सरकार द्वारा देश के सभी राज्यों में तथा विशेषकर पिछड़े हुए राज्यों में औद्योगिक बस्तियों की स्थापना की गई है। इन औद्योगिक बस्तियों में विकसित भूमि या इमारत, विद्युत एवं अन्य आवश्यक सेवाओं को रियायती दर पर उपलब्ध कराया जाता है। नंबर थर्ड है डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज, सार्वजनिक उपक्रमों का विकास। यद्यपि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की स्थापना में तकनीकी व आर्थिक अध्ययन किए गए, परंतु केंद्रीय सरकार द्वारा इन उद्योगों को अविकसित क्षेत्र में ही स्थापित करने पर जोर दिया गया था, ताकि इनके साथ साथ वहाँ कुछ और सहायक उद्योग छोटी इकाइयों के रूप में स्थापित हो सके। नंबर फोर्थ आता है सेंट्रल सब्सिडी प्लान, केंद्रीय उत्पादन सहायता योजना।
क्षेत्रीय संतुलित विकास की क्रिया में पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकासार्थ यह योजना सन 1970 से लागू की गई। अप्रैल 1983 में सहायक के निम्नलिखित ढांचे का अनुसरण किया गया। श्रेणीवार क्षेत्र, बिना उद्योग वाले जिले और विशेष क्षेत्र 25% सहाय जिसकी अधिकतम सीमा 25 लाख रुपए। श्रेणी खा क्षेत्र 15% सहाय जिसकी अधिकतम सीमा 15 लाख रुपए। अब नंबर 5 आता है एग्जाम्पशन फ्रॉम इनकम टैक्स, आयकर से छूट। 31 मार्च 1973 के बाद अविकसित क्षेत्र में स्थापित की गई नई औद्योगिक इकाई या होटल के लाभों का 20% आयकर से मुक्त कर दिया गया है। नंबर 6 अब इसमें ही है, यह छूट ऐसी इकाई की स्थापना के प्रथम 10 कर निर्धारण वर्षों तक होगी और शर्तें की निम्न शर्तें पूरी की जाएं। नई औद्योगिक इकाई की स्थापना किसी ऐसी मशीन तथा प्लांट के हस्तांतरण से न की गई हो जो पहले किसी भी उद्देश्य से किसी अविकसित क्षेत्र में प्रयोग में लाई गई हों। नई औद्योगिक इकाइयों में विद्युत शक्ति के प्रयोग न करने की दशा में कम से कम 20 व्यक्ति कार्यरत हों। नंबर 6 आता है ट्रांसपोर्ट सब्सिडी प्लान, परिवहन उपदान योजना। यह योजना सन 1971 में शुरू की गई। यह योजना वर्तमान में जम्मू एवं कश्मीर, असम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों में लागू है। इन क्षेत्रों में स्थापित औद्योगिक कारखानों को कच्चा माल लाने तथा तैयार माल यहां से ले जाने पर होने वाली ढुलाई लागत का 50% परिवहन उपादान के रूप में दिया जाता है। नंबर 7 आता है इंपोर्ट फैसिलिटीज़, आयात सुविधाएं। देश के 102 अविकसित जिलों अथवा क्षेत्रों में स्थापित की जाने वाली औद्योगिक इकाइयों के लिए आवश्यक कच्चे माल, संयंत्रों एवं कुल पुर्जे के आयात के लिए प्राथमिकता के आधार पर आयात लाइसेंस तथा विदेशी विनिमय की सुविधा के लिए जाने की व्यवस्था है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।